नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। तालिबान होने लगा बेनकाब, पत्रकारों पर बरसाए कोड़े। अमेरिकी सांसद बोले पाक पर लगे प्रतिबंध तालिबान के अत्याचारों में सहयोगी। करनाल में डटे हैं किसान, विज बोले किसान दोषी पाए गए तो कार्रवाई। भगवान राम के नाम पर राजस्थान बीजेपी में घमासान, गुलाब चंद कटारिया घिरे। और त्रिपुरा बीजेपी सीपीएम संघर्ष में पार्टी दफ्तरों पर हमले, वाहन चलाए। आज की हमारी पहली बड़ी खबर अफगानिस्तान से एक बार फिर से है, जो कि थोड़ा सा दिल दहलाने वाली है। और काफी कुछ जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जो तालिबान दोबारा शासन में वापस आया है, तो इस तालिबान का स्वरूप क्या होगा। क्या वही बर्बर तालिबान जो हमने 1996 और 2001 के बीच में देखा था, क्या वही तालिबान होगा। तालिबान ने शुरुआती दिनों में जब कब्जा जमाया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम पूरी समावेशी सरकार बनाएंगे, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, तालिबान का पुराना चेहरा सामने आ रहा है। और इस बात को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2 रिपोर्टर्स को इस बुरी तरह से कोड़ों से पीटा गया है। कोड़ों से उन दोनों रिपोर्टर्स के पीठ पर चाबुक से पीटा गया है और बुरी तरह उन दोनों रिपोर्टर्स के पीठ पर निशान पाए गए। उससे ये लग रहा है कि वापस तालिबान अपनी बर्बरता पर उतर आया है। और इन दोनों रिपोर्टर्स का क्या गुनाह था। वो बेचारे निष्पक्ष तरीके से जो महिला विरोध प्रदर्शन कर रही थी काबुल की सड़कों पर, उनको कवर कर रहे थे। उन्होंने कुछ वीडियोस ट्वीट किए थे, तो उसके बाद तालिबानों ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और जेल के अंदर उनको कोड़े बरसाए। अब इसके थोड़े से आपको डिटेल्स बताते हैं। डिटेल्स ये है कि लॉस एंजलिस टाइम्स का एक रिपोर्टर है मार्कस याम, तो उन्होंने सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लॉस एंजलिस टाइम्स और एक स्थानीय न्यूज़ एजेंसी है एतिला थ्रोज, तो उनके रिपोर्टर्स ने ट्वीट किया और एक फोटो भी ट्वीट की है जिसमें 2 रिपोर्टर्स के पीठ पर बिल्कुल लाल निशान है और साफ दिख रहा है कि कोड़ों से उनको पीटा गया है। अब आपको बता दें कि मार्कस याम ने जो 2 फोटोग्राफ्स ट्वीट की हैं, वो एतिला थ्रोज के 2 रिपोर्टर्स हैं, नामतुल्ला नंदी और तकी दरियाबी, ये दोनों नाम हैं। और एतिला थ्रोज ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये कहा है, फारसी में वो ट्वीट था, कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और निशान जो उनकी पीठ पर है ये आगे आने वाले दिनों की ओर का इशारा है। अब आपको बता दें कि ये वही समय ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है जब एक समय था कि जब पार्क्स और स्टेडियम्स में लोगों को कोड़े से पीटा जाता था, महिलाओं को कोड़े से पीटा जाता था और भारी भीड़ बुलाई जाती थी कि लोगों में खौफ बैठ जाए कि देखिए तालिबान के खिलाफ आप जुर्रत ना करें बोलने के लिए। एक और ट्विटर यूजर है जाकी दरियाबी, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो पत्रकार थे एतिला थ्रोज के, उनको अस्पताल भिजवा दिया है। और ये पहला वाकया नहीं है, अभी जब से इन्होंने कब्जा जमाया है तालिबान ने, तो कई इसमें ऐसे वाकये आए हैं जहां पर रिपोर्टर्स को फ्रीडम नहीं है कि वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सके। टोलो न्यूज का कैमरामैन है वहीद अहमदी, उसे अरेस्ट किया गया, उसे मारा गया। हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर शमी जाकेश, टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियायात खान, उनको अरेस्ट किया गया, बाद में उसकी मौत भी हो गई। फिर भारत के जो फोटोग्राफर गए थे दानिश सिद्दीकी, वो भी मारे गए। और अभी हाल में जो सबसे ताज़ा घटना थी कि पुलिसकर्मी महिला को उसी के परिवार वालों के सामने गोलियों से भून दिया गया। तो ये सारे वो वाकया है जो कि ये दर्शाते हैं कि जो तालिबान 2.0 नहीं है, बल्कि तालिबान वापस उसी बर्बरता से वापस आ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत निष्पक्ष तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है और पत्रकार आराम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो तालिबान का जो अवतार है वो बिल्कुल भी बदला नहीं है। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगा। महिलाएं लगातार वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और कुछ बीबीसी के रिपोर्टर्स ने ये भी बताया और कुछ और माध्यमों से वहाँ पर ये पता चला है कि तालिबान ने अपने फोटोग्राफर्स भी लगाए हुए हैं, ताकि जो महिला एक्टिविस्ट हैं, जो महिला रिपोर्टर्स हैं, जो निष्पक्ष तरीके से वहाँ पर या तो विरोध कर रही हैं या तो अपनी बातों को कह रही हैं, तो
उनकी तस्वीरें तालिबान खिंचवा रहा है ताकि उनसे बाद में बदला लिया जा सके। यानी कि महिलाओं को विरोध करने का प्रदर्शन नहीं है, पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं है। तो ये कैसा देश है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मध्य जो एक युग था हम उसमें चले गए हैं, जो मिडीवियल टाइम्स थे, जिसमें कि जिस तरीके से लोगों के साथ बर्बर तरीके से बर्ताव किया करा जाता था। तो आज के आधुनिक ज़माने में जो सोशल मीडिया का युग है वहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि जो तालिबान है वो जल्दी बेनकाब हो रहा है, क्योंकि जब 1996 में सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था और इस समय तालिबान जो कुछ भी कर रहा है वो सोशल मीडिया पर लोगों को तुरंत पता उसके बारे में चल रहा है। लेकिन ऐसे में क्या तालिबान लंबे समय तक शासन कर पाएगा जब एक बड़ा जनसंख्या का समूह उसके विरोध में खड़ा रहेगा और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा होगा? तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात क्या होंगे। मैंने इस पर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत से बात की थी, जो कि जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में रह चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Yes, that the attacks on the demonstrators, protesters, as well as on the media are reprehensible. But that has generally been accepted and expected of them. So I'm not very surprised the way these things are coming out now, because conducting law and order or working in an orderly manner for a force that has used guerrilla tactics and has been fighting all along is not an easy thing, because it's not a professional army, it is not a professional police force. So these kind of issues will come up again and again, and we will come to see these propping up more often than not. As such, the Taliban, of course, creamy layer may be wanting to run it in a smoother manner, in a manner in which is acceptable to the international community. But again, I mean, the people down the line have to also adapt to the way how to handle people, not by threat, not by fear, but by persuasion, and by adopting the laws of the land, and abide by themselves as well. So it is not going to be an easy task. So I'm not surprised that these kind of things happen. Of course, they do not want bad publicity for themselves. That is like any other government in the world. Nobody wants a bad publicity. But the way you handle the media or the people themselves, they have now put some kind of a sanction is required before you can have demonstration or a protest or go out. Some license is required. Now, that is something that is going to be, in my view, more licentious. And therefore, it is important that the international community continues to pressure the leadership which wants to be part of the international community, number one. And number two, we have to also consider helping the poor people of Afghanistan who are suffering tremendously because of this transition, which is taking too long and which is not adaptable to the international community's standards. So what happens to the people? Why should they suffer? Even if it is a problem with the government, even a problem with Taliban, whether they are terrorists or whether they are sanctioned or their leaders are sanctioned, but ordinary people of Afghanistan have done nothing wrong. I think that the world should find a way out of this. अगली खबर भी हमारी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा जमाया है। अब आपको बता दें कि जो सेंटकॉम है उसके सोर्सेज के हवाले से ये पता चला है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो तालिबान का सहयोग कर रही है ताकि पंजशीर पर पूरा कब्जा जमाया जा सके। और सेंटकॉम के ही सूत्र ने ये बताया है कि जो पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसके साथ 27 हेलीकॉप्टर पाए गए हैं और साथ में पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की भी तैयारी की थी। ये सारी चीजें सेंटकॉम के सूत्रों से पता चल रही है। लेकिन इसी बीच आज अमेरिकी सांसद, कांग्रेस के जो सांसद हैं एडम किन्जिंगर, तो उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान इस समय तालिबान का सहयोग कर रहा है और सारी वो अवैध चीज़ें और जो ह्यूमैनिटेरियन, जो एक ह्यूमैनिटी होती है उसके खिलाफ जा रहा है, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने का समय आ गया है। पाकिस्तान पहले से ही FATF लिस्ट में था
और अब सवाल ये उठता है कि अगर तालिबान का सहयोग पाकिस्तान करेगा, और बार बार जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि देखिए ये जो तालिबान की सरकार है ये रावलपिंडी की कठपुतली है, इसकी जो बागडोर है वो पाकिस्तान के हाथ में है, आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान की वजह से अब अफगानिस्तान में और बढ़ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर सैंक्शंस पाकिस्तान पर भी नहीं लगाए गए तो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहेगा और उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है, और सिर्फ भारत के ही लिए नहीं, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स की हम बात करें तो इस समय रशिया, अमेरिका, सभी देशों को सोचना होगा कि जो ये तालिबान की नई सरकार है इसे किस हद तक मान्यता दी जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो ना रुके, और साथ में जो इकोनॉमिक एड की हम बात कर रहे हैं, जो आर्थिक सहायता की देश बात कर रहे हैं, वो किन शर्तों पर आर्थिक सहायता तालिबान को दी जाएगी। ये सारे मुख्य सवाल इस समय सबके सामने खड़े हैं। और अभी एक SCO समिट भी है और साथ में क्वाड फोरम की भी मीटिंग है, तो उम्मीद है कि शायद इन सारे समिट्स और फोरम्स पर इन चीज़ों को लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन जो हालात हैं अफगानिस्तान में वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि तालिबान वापस आ गया है, तो तालिबान अपने उस पुराने क्रूर अवतार में वापस आ रहा है, जहां पर न उसे मानवाधिकारों का सम्मान है, ना महिलाओं का सम्मान है, और ना ही वहाँ की जो स्वतंत्रता है उसका सम्मान है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा तालिबानी शासन वापस आया है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। हम आपको लगातार बताते आए हैं कि करनाल में किसानों ने टेंट गाड़ लिए हैं और वो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक डिमांड थी कि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ था करनाल में, और जिसमें कि वहां के SDM आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सारे किसानों का सिर फोड़ दो। तो इन सभी किसानों का करनाल में उन्होंने एक महापंचायत बुलाई। उन्होंने कहा कि वहां के प्रशासन ने उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी है, और उस डिमांड में उनका ये कहना था कि जो किसान परिवार आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो मृतक किसान है उसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो घायल किसान है उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन इन सभी शर्तों को प्रशासन ने नहीं माना, और उसके बाद आपने देखा था कि परसों किस तरीके से जो वहां का मिनी सेक्रेटेरिएट था उसका घेराव किया गया। किसान अब वहां पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अब आपको बता दें कि अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने आज उल्टा किसानों को ही एक नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जांच वो कराएंगे, लेकिन सिर्फ SDM आयुष सिन्हा की जांच नहीं होगी, पूरे जो करनाल का एपिसोड है उस पर जांच होगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो किसान हो या फिर किसान नेता हो या फिर अधिकारी हो, तो उनके खिलाफ जांच होगी। लेकिन इसके अलावा विज ने ये कहा है कि मांग जो जायज है वो मानी जाएगी, और आयुष सिन्हा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर कोई ये चाहे कि हम उसको फांसी पर लटका देंगे तो किसी के कहने पर फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। यानी कि इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि सिर्फ क्योंकि किसान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि आयुष सिन्हा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि आयुष सिन्हा को फांसी पर लटका दिया जाएगा, यानी कि उनको बेदखल किया जाएगा नौकरी से, या फिर कोई कड़ा सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये बात गृह मंत्री का ये कहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सांकेतिक बयान है कि शायद आयुष सिन्हा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के मूड में खट्टर सरकार या फिर अनिल विज नहीं है, और किसान अपना आंदोलन करते रहे। उन्होंने कहा है कि किसानों का ये प्रजातांत्रिक अधिकार है कि वो आंदोलन करे, और जांच के लिए वो मान गए हैं। लेकिन उस जांच में अगर किसान दोषी पाए गए तो किसानों को सजा मिलेगी, अधिकारी दोषी पाए गए तो अधिकारियों को सजा मिलेगी, और अगर वो किसान नेता हैं तो उनके खिलाफ सजा होगी। लेकिन ये कहना कि किसी के कहने पर हम किसी को फांसी पर नहीं लटका देंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि शायद SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? अब किसानों ने क्या किया है, किसानों ने वहां पर मोर्चा जमा लिया है, और पक्का मोर्चा जमाने के मूड में वो बैठ चुके हैं। खाना पीना कपड़ा सारी चीजें मंगवाई गई हैं, और ऐसा लगता है कि अब करनाल में भी लंबे संघर्ष की तैयारी में किसान जुट गए हैं। तो ऐसे में खट्टर सरकार के लिए मुसीबतें पैदा तो हो ही सकती हैं, लेकिन साथ में BJP का क्या होगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर अब हमारी राजस्थान से जुड़ी हुई है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि BJP के
अंदरूनी मामलों में ही जो उसके अपने ही नेता हैं उनमें एक अंतर कलह चल रही है, आपस में नहीं बन रही है। और ये वो दो कौन लीडर्स हैं? गुलाब चंद कटारिया और कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के कैंप में माने जाते हैं। और अब ये पता चला है कि गुलाब चंद कटारिया ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में भगवान राम के ही खिलाफ कुछ ऐसा बयान दिया विवादित, और वो भगवान राम जिसको बीजेपी पूछती है, जिसके आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है, राम मंदिर बनाया जाता है, उसी बीजेपी के खिलाफ उसी भगवान राम के खिलाफ गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी नहीं होती तो राम समुद्र में होते, सड़क नालियां तो और भी बन जाएंगी, देश नहीं बचा तो भगवान आपको कोसेंगे। तो इस बयान को लेकर काफी विवादित बयान था, जिसको लेकर उनकी बहुत आलोचना की, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन फिर एक और बयान उन्होंने विवादित दिया और वो था महाराणा प्रताप पर, जो कि बीजेपी के एक आदर्श नेता माने जाते हैं राजपूत क्लैन के। और उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने ये बोला कि हमारे पूर्वज 1000 साल तक लड़े हैं, ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, उससे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़कर डूंगर डूंगर रोता फिरा। तो कटारिया को इस पर भी माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले पता चला है कि कैलाश मेघवाल ने एक पत्र लिखा है जेपी नड्डा को, और जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसमें उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता थे किरण महेश्वरी, उनका पिछले साल निधन हो गया। उसके बाद जो उपचुनाव हुई थी खाली सीट में, तो उसमें किरण महेश्वरी की जो बेटी है दीप्ति, उनको शायद राजसमंद से लड़ना था, लेकिन उनके उपचुनाव में भी गुलाब चंद कटारिया ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया टिकट वितरण को लेकर। तो ये सारी बातें अब उस पत्र में नजर आ रही हैं। कैलाश मेघवाल ने ये तक फैसला ले लिया था कि एक निंदा प्रस्ताव वो गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ लेकर आएंगे। गुलाब चंद कटारिया नेता विपक्ष हैं, लेकिन जब केंद्रीय लीडरशिप ने हस्तक्षेप किया तब उन्होंने अपना फैसला बदला। यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। भगवान राम को लेकर भी विवादित बयान दिए जा रहे हैं राजस्थान की बीजेपी में, महाराणा प्रताप को लेकर दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सब चीजों को ढकने मूंदने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बीजेपी की जो यूनिट है राजस्थान की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया वर्सेस कैलाश मेघवाल के इस एपिसोड से ये बात तो तय है कि वसुंधरा राजे का जो गुट है और जो दूसरा जो ग्रुप गुट है, बिल्कुल एक जो खेमेबाजी है वो यहाँ पर सामने नजर आ रही है। लेकिन क्या इस अंदरूनी कलह को अभी टेम्पररीली अभी तो ढक मूंद दिया गया है, लेकिन इस अंदरूनी कलह को आगे किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी कि वसुंधरा राजे किस तरीके से बीजेपी को अपने ही रथ पर सवार होकर और अपनी ही पार्टी की जो अंतःकलह है उसको कैसे टैकल करेंगी और उस पर केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा, कैसे कुछ करेगा। तो राजस्थान बीजेपी भी इस समय केंद्र में बीजेपी जो है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां पर बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में इस तरीके से झड़प हुई और इस तरीके से आगजनी की खबरें आ रही हैं कि वाकई में ये मामला बहुत चिंताजनक बन गया है। ये जो जिले हैं गोमती, विशालगढ़, सिपाही जाला, हापाबिया, मेलरमठ, ये सारे वो जिले हैं जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि 10 लोग घायल हो गए हैं, 2 पार्टी के जो ऑफिस हैं उनको जला दिया गया है और बहुत सारी जो वाहन हैं उनको भी जलाकर खाक कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो सीपीएम के जो यूथ लीडर्स थे, जो नेता थे, वो एक रैली ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे उदयपुर में, और उस रैली में जॉब्स की डिमांड को लेकर ये रैली की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस आई और उसने उस रैली को रोक दिया और उसके बाद ये झड़प हुई है। तो एक तरीके से त्रिपुरा में बीजेपी का शासन है, वहां पर बेसिक चीजों के लिए जो विपक्ष रैली कर रहा है, यानी कि जॉब्स और बाकी चीजों के लिए, उसका विरोध बीजेपी कर रही है या बीजेपी का शासन कर रहा है। यानी कि एक और उदाहरण जहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों का बीजेपी हनन करती हुई चली आ रही है और त्रिपुरा उसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल है। कई राज्य हैं जहां पर, और केंद्र में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है
जॉब्स को लेकर जो विरोध हो रहा है उस विरोध को बीजेपी या तो डिस्क्रेडिट करती है या फिर जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उनको एंटी नेशनल बताया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। तो इसी तरीके की कुछ जो इंसिडेंट है वो त्रिपुरा में भी सामने नजर आया है कि बीजेपी अपने डंडा राज से वहां पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।